बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 5 अप्रैल और इतवार का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त हमारे नाजायज़ हुक्मरान मुसीबत का शिकार हैं और उनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा, कोई मौक़िफ़ नहीं मिल रहा जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा कर नहीं रहे। इसलिए कि ज़माना है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, हर चीज़ जो है वो मंजर आम पे आ जाती है। 3-4 महाज़ों पे इस वक्त आने वाले जो 48 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, ईरान इसराइल अमेरिका जंग। और सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था और वो अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है, 48 घंटे बाकी हैं और 48 घंटों के बाद हम ईरान को जहन्नुम बना देंगे और उसमें आग की होली खेली जाएगी। ये सदर ट्रंप का दावा है। जबकि दूसरी जानिब ईरान की तरफ से भी किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया गया। मामलात किस तरफ जा रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के दाखिली हालात और उसमें ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया है, उसके बाद जो मखदूश सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी की, और फिर यूएई की तरफ से पैसे मांग दिए गए हैं और यूएई के खिलाफ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और नून लीग के जो बयानिया बाज और बयानिया साज हैं उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की जिसके बाद उसमें पसपाई इख्तियार की। और क्या वजह है? इसहाक डार साहब ने बात की है ईरान के वजीर खारजा से और वहां से भी एक सख्त पैगाम आया है। चाइना भी आपसे सख्त नाराज है। सूरत हाल ये है, पहले जरा हम ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये कि मामलात 48 घंटे का अल्टीमेटम, सदर ट्रंप ने कहा है कि क़यामत टूट पड़ेगी और वजह सिर्फ एक ही है और वो ये है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की बात की गई थी और रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। ईरान को मनाने की बहुत कोशिश की गई। इसहाक डार साहब ने ईरान के वजीर खारजा से टेलीफोन पर बात की और उन्हें जो भी पैगाम था देने की कोशिश की, लेकिन इत्तलात ये हैं कि ईरान की तरफ से किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया गया। और उसके बाद इसहाक डार साहब ने एंकर पर्सन से मुलाकात की और उनको ब्रीफ किया और वहां पे उन्होंने ये बताया कि ईरान मान नहीं रहा, अमेरिका का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारी सालसी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और आने वाले वक्तों में मामला ख़राब हो रहे हैं, सूरत हाल मखदूश है, जंग ख़त्म होने का अब फौरी इम्कान नहीं है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस इंतहाई महदूद हैं। बल्कि उन्होंने कसर नफसी से काम लिया है, जो ये कहा है कि ऑप्शंस महदूद हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि ऑप्शंस उसके पास होते हैं जी जिसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो और जो फेयर प्ले करे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने फेयर प्ले तो किया नहीं, हर किसी के साथ 2 नंबरी की है और उस 2 नंबरी का खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त हर तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर से, ईरान के बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से, ये तीनों बॉर्डर इस वक्त हमारे गैर महफूज हैं और वो इसलिए गैर महफूज हैं कि हमने खुद कुछ महाज खुद खोले और जब हमने अपने तमाम अंडे वाशिंगटन की टोकरी में जाके रख दिए और सदर ट्रंप को सैल्यूट किया और उनके साथ लंच किया और उनके साथ खुफिया कमिटमेंट्स की, अब उन खुफिया कमिटमेंट्स के बारे में वो कहते हैं जनाब आएं और आके बताएं, तो इसका जवाब कोई नहीं है। यही वजह है कि इसराइल, अब आते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसमें जो सबसे बड़ा इसी जंग के नतीजे में हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, हनीफ अब्बासी साहब तीनों आए और चौथे वजीर हैं मुसद्दक मलिक साहब। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं इनके बारे में, इनके हक में बयानिया बनाया जाए। बयानिया बन नहीं रहा और बन सकता नहीं है और जो इनके अपने दानिश्वर हैं वो भी नाराज हो गए हैं क्योंकि उन पर टैक्स लगने वाला है और यूट्यूबर्स पे जो उन्होंने कहा कि जी हम अब डिजिटल मीडिया पे जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स लिया करेंगे, वो भी नाराज हैं। और जो इनके साथ हैं वो गालम गलोच पे उतरे हुए हैं, वो गालम गलोच के अलावा कोई बात कर नहीं सकते। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, और वो कहते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कोई कमी, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, हमारे किल्लत नहीं है किसी किस्म की।
जहाज आ रहे हैं और 20 जहाज आ चुके, लेकिन वो गए कहाँ इसका नहीं पता, सिर्फ 2 जहाज़ों का पता है। किल्लत कोई नहीं है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि हमने ईरान से भी लिया, आबनाए हुर्मुज़ से भी हमारा है, और सऊदी यम्बो से भी हमने लिया जी। पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ आ रहा है, किल्लत नहीं है, तो फिर हमारे दफातर क्यों बंद हैं, हमारे स्कूल क्यों बंद हैं, PSL बगैर शायकीन के क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ ये फिर सारी अलामात किस तरफ हैं, और फिर ये कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ाई जा रही हैं। और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में, जिसकी कीमतें, जहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मसला एक दूसरी जानिब राना सरावर साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की काविशों से इस वक्त मामला संभाले हुए हैं और हमें किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना नहीं है, और पेट्रोलियम मसनूआत हमें वाफर मिकदार में मिल रही हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम शुक्र अदा करे कि उनकी लीडरशिप महफूज है, और हम सिर्फ पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इजाफा बर्दाश्त नहीं कर रहे, जबकि ईरान की लीडरशिप जो है वो सारी शहीद हो गई और वो फिर भी डट कर खड़ी है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ईरान की लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने, उनकी सियासी लीडरशिप ने, उनके जौहरी साइंसदानों ने, उनके अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साथ खड़े होकर कुर्बानियाँ दी हैं। इसीलिए ईरान के अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऊपर किसी ने कुर्बानी दी ही नहीं, बल्कि सारी कुर्बानियाँ अवाम से ली जा रही हैं और ख़ास को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। एक खबर है मेरे सामने, और ये खबर ज़रा सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 माली सालों में 50 खरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया, 50 खरब रुपए का, और ये इसमें से टैक्स किसको फ़ायदा दिया गया, और उसमें इनकम टैक्स की मद में 10 खरब 22 अरब रुपए का बड़े सरमायादारों को फ़ायदा दिया गया। 2757 अरब रुपए सेल्स टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। कस्टम्स ड्यूटी की मद में विफाकी हुकूमत की जानिब से 1195 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। कुल मिला के ये 50 खरब रुपए बनते हैं जो कि टैक्स की छूट दी गई, और इसमें गरीब कोई नहीं है, सब के सब अमीर, मालदार, पॉलिटिकल अशराफिया, सियासी अशराफिया, मिलिट्री अशराफिया, ये क्योंकि बड़े बड़े कारोबार इन्हीं के ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब एक और खबर है इसके साथ जुड़ी हुई, क्योंकि रियायतें दी जा रही हैं, इकोनॉमी का सत्यानाश है। एक फाइल दी गई है बादशाह सलामत को, उसमें बादशाह सलामत को फाइल दी गई है कि जनाब ये जो आपने 2 खानदान पाले हुए हैं, ये 2 खानदान भी और इनके अफसरान भी, ये खुद क्या कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। एक हैं अहद चीमा साहब, एक हैं तौकीर शाह साहब, एक हैं उस्मान अनवर साहब, एक हैं अख्तर जमान साहब चीफ सेक्रेटरी, एक हैं अली रिजी साहब IG इस्लामाबाद, जवाद पाल साहब और जुल्फ़कार हमीद साहब, मोहसिन नकवी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अता तारड़ साहब। उन्होंने कहा कि इनके ज़रा मामलात देख लें, कोई फाइल है उसमें, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, और उन्होंने सिर्फ बादशाह सलामत को ये कहा है कि ज़रा इनके देख लें जी आनियाँ जानियाँ, क्योंकि ये हर विज़िट में, मोस्टली हर विज़िट में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं या CM के साथ होते हैं, और जहाज़ों को चेक भी नहीं किया जाता। कितने असासे हैं इनके वो चेक कर लें, बेनामी असासे कितने हैं वो चेक कर लें, इन सब को चेक करवा लें आप अपने इंटेलिजेंस इदारों से, क्योंकि एक इंटेलिजेंस इदारे ने रिपोर्ट दी है और बाकी उन्होंने कहा कि जी इनको ज़रा देख लें, क्योंकि ये हमारे लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं। और फिर इस दौरान फिर ये भी हुआ कि गुजरांवाला में कोई जो मनी चेंजर होते हैं उनके नाम दिए गए हैं कि ये 3-4 मनी चेंजर हैं, इनको चेक कर लें, इनके ज़रिए से भी कुछ मालो दौलत जो है वो बाहर भेजा जा रहा है, उसका भी ज़रा देख लें। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्योंकि मुल्क अवाम को तो लूटा जा रहा है, मुल्क को भी लूटा जा रहा है। इस बारे में मेरा ख्याल है कि बादशाह सलामत जो हैं ज़रूर इसको चेक करेंगे और मामलात को देखेंगे। अब आते हैं ज़रा दोबारा ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की तरफ। अब खबर आ गई है बाहर, और वो ये है कि पहले तो UAE के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की गई, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट जारी हुआ दफ्तर खारजा की तरफ से, और
اس میں کہا گیا کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے مالی ڈپازٹ سے متعلق گمراہ کن تبصروں کو مسترد کر دیا ہے، اور یو اے کے ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں دو طرفہ کمرشل معاہدوں کے تحت رکھے گئے تھے۔ دفتر خارجہ، اب سوال اچھا یہ دفتر خارجہ نے کیا، اب دفتر خارجہ میں کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اس کے روح رواں۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں جاری کیا؟ اس لیے جاری کیا کہ یو اے میں پراپرٹیز جو ہیں، بڑے بڑے بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز جو ہیں وہ انہی دو خاندانوں کی ہیں، دو چار خاندان جو ہیں بڑے تگڑے، ان کی سب سے زیادہ جائیدادیں ہیں، اور اپنے نام بھی ہیں، کچھ اور کے نام بھی ہوں گی۔ تو دفتر خارجہ کو، اسحاق ڈار صاحب کو کسی نے کہا ہوگا، یقیناً یو اے کے حکمرانوں نے کہا ہوگا، کیونکہ ایک خبر ساتھ یہ بھی چل رہی تھی کہ یو اے کے حکمران جو ہیں وہ اپنی پالیسی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ایسا قانون بھی بنا سکتے ہیں کہ بتایا جائے کہ جناب یہ جو پیسے جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بھی۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے پھر یہ جلدی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کروایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ یو اے کے خلاف جو میڈیا کمپین چل رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، اور ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور مرحوم شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلق اور کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نہ ہی یو اے والے اتنے پاگل ہیں، نہ ہی سعودیہ والے پاگل ہیں، نہ ہی قطر والے پاگل ہیں، ان سب کو معلوم ہے، چائنا والے بھی اتنے پاگل نہیں ہیں، ان سب کو معلوم ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ کون سے اکاؤنٹس کون ہینڈل کر رہا ہے، اور ان اکاؤنٹس کے پیچھے، سوشل اکاؤنٹ کے پیچھے، سوشل میڈیا کے، ڈیجیٹل میڈیا کے، اور کون کون سے اینکرز کس کس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ سب جانتے ہیں، اور اس لیے ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور پہلے یہ سعودی عرب سے بھی یہ شکوہ آ چکا ہے، اور سعودی عرب نے بھی ان کو وارن کیا تھا کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں، ہمیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور اپنے اینکرز کے ذریعے بے توقیر مت کریں، رسوا مت کریں، اور اب یہ بات کی گئی ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو یو اے کی طرف سے بھی ان کا سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا، ان کی طرف سے کہا گیا جی پاکستان سے مطالبات کیے گئے تھے 3-4، اور نمبر 1 یہ کہ پاکستانی سرزمین سے ایران پر حملوں کی اجازت دی جائے، اور بلوچستان سے نگرانی کے مشن کے لیے فضائی حدود فراہم کی جائیں۔ نمبر 2، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں بند کر دیں۔ تیسرا، متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں اور جہازوں کی حفاظت کے لیے پاکستانی بحریہ کے جہاز تعینات کیے جائیں، اور پاکستان کے لیے ان میں سے کوئی بھی شرط ماننا ممکن نہیں تھا۔ اب ذرا ان شرائط کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو اطلاع آئی ہے، ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، ان کو بھی چکنی چپڑی باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران نے اپنا موقف دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اور ہم ایسے کسی ڈائلاگ اور ایسی کسی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد ایران کو پریشرائز کرنا ہو یا ایران کے موقف کی نفی ہو، اور ظاہر ہے جو چیزیں جتنا نقصان وہ اٹھا چکے ہیں وہ بتا بھی چکے ہیں، اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ پاکستان چونکہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، آپ کے لیے ہم مشکلات کھڑی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کے بہاف پہ یا آپ کی بات پہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یک طرفہ طور پر جنگ بندی کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ہم آبنائے ہرمز یک طرفہ طور پر کھول دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم یہ بائی لیٹرل کریں گے، ہر ملک کے ساتھ ڈیل ہم خود کریں گے، اور جو ہمارے دوست ہیں، جو لائک مائنڈڈ ہیں، اور جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو جاتے ہیں، دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پہ آبنائے ہرمز کھلے گی، جہاز آئیں، تجارتی جہاز، آئل کے جہاز، جیسے بھی یہ گزرگاہ، ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرے گی۔ لیکن جو اینیمیز ہیں اور جو اس آبنائے ہرمز کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی انٹرنیشنل گزرگاہ ہے اور اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اسحاق ڈار صاحب نے فوری طور پہ اپنے لائک مائنڈڈ جرنلسٹوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جناب یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور خبر کی گئی، اور وہ یہ خبر کی گئی کہ دیکھیں جی اب معاملہ آ گیا، بہت مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے،
اور یہ مالک صاحب نے خبر دی کہ جناب یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور اب سعودی عرب کی طرف سے بھی اطلاع آ گئی ہے، تو اب یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے بارے میں ہماری جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی اس میں ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کریں گے، ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں گے۔ اب ہم اوپنلی 100% ہم ایران کے موقف کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو آپ تو پہلے بھی ایران کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ادھر اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تو ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور چائنا پہلے سے آپ سے ناراض ہے، تو اس لیے آپ کی پالیسیاں جو ہیں اس کے بارے میں تو ایران کو بھی پتہ ہے، لیکن ایران ایک کام ضرور کر رہا ہے، اور وہ یہ کر رہا ہے کہ ہر دوسرے دن پاکستان کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ اور اب ایک اطلاع آئی ہے، اور وہ اطلاع یہ آئی ہے کہ یہ ایران اتنا شکریہ ادا جب کرتا ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں بہت سخت بھگتنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ ناراض ہو جاتے ہیں، سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے، یو اے ای ناراض ہو جاتا ہے، ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنا زیادہ فائدہ دے رہے ہیں ایران کو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعریف بھی نہ کی جائیں، اور بلکہ آپ ہو سکے تو ہمارے خلاف ہی بیان دے دیا کریں۔ ایک اور خبر کیونکہ اسرائیل کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ ہے جی کہ 1000 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہیں، 1000 بیلسٹک میزائل۔ اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور یہ لانگ رینج کے میزائل ہیں، اور یہ بآسانی اسرائیل کے شہروں کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے، اسی لیے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔